आज हम आगे प्रोबेबिलिटी में चल रहे हैं। एग्जाम्पल हमने जो स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी के, आगे जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो बुक में शायद ना भी हो। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन प्रूव दैट क्या क्या है ई बार एफ कोमा ई एफ बार कोमा ई बार एफ बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये है कि तीन क्वेश्चन है ये। यदि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, हम प्रूव करेंगे ई बार एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। दूसरा ई कॉमा एफ बार आर इंडिपेंडेंट। तीसरा है ई बार एंड एफ बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो कैसे प्रूव करना है देखना। स्ट्रक्चर क्या है कि एज ई एंड एफ आर independent if that PE intersection F is equal PE into PF हमको दिया हुआ है। V shall prove फर्स्ट पार्ट है V shall prove that E bar and F are also independent if that P E bar intersection F is equal to P E bar into P F हम प्रूव करेंगे। यदि ऐसा प्रूव कर पाए तो हम कहेंगे E बार एंड F आर इंडिपेंडेंट। अब देखना क्या है कि यदि हमारे पास E और F इंडिपेंडेंट है तो ये देखना है कि हमारे पास दोनों सेट्स कह लो, इवेंट कह लो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नहीं है। क्या इसका मतलब आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो ई और एफ हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ई और एफ की प्रोबेबिलिटी होती है पी ई प्लस पी एफ। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, कोई भी कॉमन इवेंट्स बीच में नहीं है, और यदि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं तो हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये होती है। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है, जो बुक नहीं बोलेगी, क्या है, यदि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और ई और एफ कोई ना कोई इवेंट्स है ही हैं, ये नहीं है कि हमारे पास ई की प्रोबेबिलिटी 0 है या एफ की प्रोबेबिलिटी 0 है, नॉट हैपनिंग वाली इवेंट है, कोई एग्जिस्ट करते नहीं है, ऐसे इवेंट है नहीं। तो एग्जिस्ट करने वाले इवेंट है ई और एफ दोनों ही। अब दोनों इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। इसका मतलब जब हमारे पास ई और एफ, हमारे पास कोई ना कोई इवेंट है, नॉट हैपनिंग वाले इवेंट नहीं है कि नॉन एग्जिस्टिंग वाले इवेंट्स नहीं है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो जब हमें ई की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एफ की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो गुना करके हमारे पास समझ लो कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसका मतलब कॉमन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। यदि कॉमन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है फिर तो कॉमन इवेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकलती है। और यदि कॉमन इवेंट है तो ये क्लियर है E and F are not mutually exclusive events। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आया है कि दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि E इंटरसेक्शन F हमारे पास दिया हुआ P इंटू पी एफ और PE की वैल्यू मालूम है चाहे कुछ भी क्यों ना हो, PF की भी मालूम है। जब दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कॉमन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब कॉमन इवेंट्स है, तो कॉमन इवेंट्स है तो इसका मतलब दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसका मतलब देखिए, मालूम हम लेते हैं ई ले लेते हैं
ई हमने ले लिया। मान लो लेट हम देखना कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो जो प्रूव करने के लिए ताकि आसान हो जाए। ई के अंदर 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है और एफ के अंदर है 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए। तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ के अंदर एलिमेंट बनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेंगे और ई इंटरसेक्शन एफ के जो हमारे पास बनेंगे 4 5 6 और 7 बनेंगे। ये भी क्लियर है क्योंकि हमें ये मालूम हो चुका है ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमें कॉमन की प्रोबेबिलिटी मालूम है। कॉमन की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं लिए, डिसजॉइंट सेट नहीं लिए, कॉमन एलिमेंट हमने ले लिए हैं। अब देखना ई की वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू हम हाँ देखना हम ये बनाते हैं, ये इधर तो हमारे पास है ई माइनस एफ कहते हैं ई ओनली या ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। इधर कहते हैं एफ माइनस ई का एफ ओनली या हम कहते हैं एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। और ये हमारा क्या है, कॉमन है, ये हमारे पास है ई इंटरसेक्शन एफ है। सारे को मिलाकर बन जाता है ई यूनियन एफ बन जाता है। अब हम ई बार वाला प्रूव करने जा रहे हैं। ये हमारा ई सेट है, ये हमारा क्या है ई सेट है, ये हमारा एफ सेट है। हम प्रूव करने जा रहे हैं ये सेट ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ वाला लेने जा रहे हैं, पहले वाला। तो हमें मालूम है एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। देख लो ई ओनली निकाल लो यहां से, ई माइनस एफ या ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट निकलेगा ई ओनली। ई में से एफ के एलिमेंट निकाल दो 4 5 6 7 2 3 रह गए हैं और एफ माइनस ई या एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट एफ ओनली, केवल एफ के एलिमेंट जो ई के निकाल 8 9 रह गए हैं। अब क्लियर पोजीशन है कि एफ के एलिमेंट हमारे पास ये हमारे पास क्या ई ओनली है, ई ओनली के एलिमेंट हमारे पास रहे हैं 2 3 और एफ ओनली के एलिमेंट क्या रहे हैं 8 9 और ई इंटरसेक्शन एफ के कॉमन के एलिमेंट रहे हैं 4 5 6 और 7। अब देखना एफ के एलिमेंट क्या है 4 5 6 7 8 9, तो दोनों को मिलाकर कि ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट और ई इंटरसेक्शन एफ को मिलाकर हमारे एफ सेट के एलिमेंट बन रहे हैं जो आपके सामने हैं। देख लो 4 5 6 7 ये रहे और 8 9 ये रहे, तो 4 5 6 7 8 9 है। तो एफ सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है एफ ओनली और कॉमन के एलिमेंट लिखे हैं आपके सामने हैं। ये हमारा एफ ओनली है, एफ माइनस ई का मतलब एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट, ये कॉमन के हैं, ये आपके सामने लिखा गया है। और अब दोनों देख रहे हैं कि जब हम और की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ है, तो जो और आएगा जब कोई भी यूनियन से पहले कोई भी सेट हो, यूनियन के बाद कोई भी सेट हो, तो हमें जब यूनियन आता है और आता है हमें देखना पड़ता है दो फैमिली है, दो फैमिली के बीच में यूनियन है कि दोनों फैमिली डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। यदि ये डिसजॉइंट सेट है, यदि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है फिर तो ऐड करेंगे। यदि दोनों हमारे पास ये जो फैमिली है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, कॉमन कुछ ना कुछ आता है तो माइनस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये आता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये आता है। तो देख लो क्लियर है कि दोनों में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये रहा हमारे पास, यहाँ दोबारा लिखने तो लिख लो कि ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट हमारे पास क्या है जो सामने लिखे हुए हैं ई इंटरसेक्शन एफ ओनली 8 9 है और कॉमन के ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट क्या है 4 5 6 7 है और ई की एलिमेंट क्या है एफ के एलिमेंट क्या है
एफ के एलिमेंट आपके सामने 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। तो इसका मतलब कि एफ के एलिमेंट लिखे गए हैं कि एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। अब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों डिसजॉइंट है। प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई कह लो या ई इंटरसेक्शन एफ कह लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट निकालनी है, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि हमारे दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। आपके सामने है, क्या लिखेंगे, यूजिंग वन। और अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट है, और यहाँ से एफ की प्रोबेबिलिटी कॉमन आ जाती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बन जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट है, और ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट कह लो, बार कह लो, बात एक ही है। तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि ई बार एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये प्रूव हो गया, आपके सामने है। दूसरा प्रूव करना चाहते हैं, देखिए दूसरा कैसे प्रूव करेंगे। फिर वही बात आती है, जैसे मान लो अब क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट के एलिमेंट 2, 3 है, कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन एलिमेंट 4, 5, 6, 7 है, और ई आपके सामने एलिमेंट नजर आ रहा है, देख लो 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसी तरीके से हम दूसरा प्रूव करने जा रहे हैं कि ई कोमा एफ कंप्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो ई कंप्लीमेंट एफ वाला ये रहा, देख लो एफ बार जहां पर होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो क्या निकला हमारा, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कि हमारे पास ई एलिमेंट आता है, ई सेट आता है, क्या ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट यूनियन, दोनों को मिलाकर ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ है, क्योंकि जो और आता है, दो फैमिली के बीच में यूनियन आता है, तो दोनों फैमिली हमें देखनी पड़ती है कि दोनों डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो यदि डिसजॉइंट सेट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ऐड करेंगे। दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो सीधा ही लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट ये इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, तो इसको इधर ले आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट है। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट, तो ये आ गया। ये क्या आया, सो ई बार एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, सो ई एंड एफ बार आर इंडिपेंडेंट। ये हो गए दो तो प्रूफ हमारे। तीसरा ई बार एफ बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अब इसमें क्योंकि ई बार एफ बार वाला हमारे पास दोनों में बार वाला कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, इसका अलग से प्रूफ है, तो इसको स्ट्रक्चर की बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं इसमें तो एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है, या तो ये ई ओनली है, ये एफ ओनली है। ई ओनली एंड एफ ओनली वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसकी यदि मान लो केवल तीसरा प्रूफ करने के लिए आता है, उसका अपना इंडिपेंडेंट प्रूफ है। कैसे, देखिए कि हम प्रूव करेंगे, वी shall prove that probability of E intersection F complement is equal to probability of E bar into probability of F bar। देखिए कैसे सिंपल प्रूफ है इसका। नाउ कैसे, probability of E complement intersection F complement को लिखेंगे probability E union F whole complement
तो ये सेट थ्योरी में है। यदि अलग अलग से कंप्लीमेंट हो और कंबाइन कंप्लीमेंट लगाना चाहते हो, इंटरसेक्शन का बन जाता है यूनियन और यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन। फिर ये अब बनेगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ बनेगा। अब देख लो क्लियर है, क्योंकि जब हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, तो ये खोलेंगे हम ये 1 माइनस पी ई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, बिकॉज ए एंड एफ आर नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी है, कॉमन की प्रोबेबिलिटी है तो इसका हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं 1 माइनस पी ई प्लस पी एफ, फिर खोलेंगे इसको क्योंकि इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस तरीके से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गई है। ये क्या बन गया, पी ई बार बन गया। इसमें से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन आ रहा है, देख ले आपके सामने है, तो 1 माइनस पी ई बन गया। ये हमारा पी ई बार है, ये पी एफ है, ये क्या बन गया, पी ई बार बन गया है। अब हमारा पी ई बार कॉमन आता है, 1 माइनस पी एफ बन गया, तो पी ई बार इंटू पी एफ बार आ गया। तो इस तरीके से प्रूफ बना, ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, सो ई बार एंड एफ बार आर इंडिपेंडेंट। तो 3 स्ट्रक्चर मैंने प्रूव कर दिए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। बुक में एक ही दे रखा है, कई बार बुक में समझ नहीं आता है भी क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है कैसे है, तो इनको समझिए। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है कि यदि ई और एफ और उसके कंपटीशन के लिए कि यदि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो एक के ऊपर बार है या दूसरे के ऊपर बार है या दोनों के ऊपर बार है, तो वो पेयर भी हमेशा क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा। ये कंपटीशन के लिए याद करना है कि यदि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है देन ई बार एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ई कोमा एफ बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड ई बार कोमा एफ बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस तरीके से इसको हमें समझना पड़ेगा कि जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चल रहे हैं, क्या है आगे देखिए। आगे फिर एग्जाम्पल हमारा आता है एग्जाम्पल 14 है प्रोबेबिलिटी का। ई एंड इफ ए एंड बी आर independent events, then probability of at least का मतलब वही है A यूनियन B, probability of at least one of the event 1 माइनस P A बार और P B बार, ये प्रूव करना है। P then probability of occurrence of at least, क्योंकि ये A यूनियन B का मत या तो A में है या B का है या दोनों का है, भी कम से कम एक में तो है। A यूनियन B का मतलब वो एलिमेंट या A का है या B का या दोनों का है, एटलीस्ट 1 का तो है।
कि जब जब एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, दो इवेंट है, दोनों में से किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसका मतलब होता है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ये हमें प्रूव करना है। देखते हैं क्या चीज़ है, प्रूव कैसे करते हैं। तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लिखा हुआ बस ये लिख लो, एज ए एंड बी आर independent then probability of A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B आएगा। ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये probability of A है, probability of B है, और ये माइनस probability of A इंटू B बनेगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब हमें बार में कन्वर्ट करना है, तो बार में कन्वर्ट कर लो सारे को। तो या 1 माइनस पी ए बार कर लो, 1 माइनस पी बी बार कर लो, 1 माइनस पी ए बार कर लो, क्योंकि हमें बार का में आंसर है सारा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस पी ए बार, 1 माइनस पी बी बार, 1 इसको इससे पी ए बार आया, माइनस पी बी बार आया, प्लस करेंगे पी ए बार इंटू पी बी बार। तो 1 माइनस पी ए बार आया, 1 माइनस पी बी बार आया, -1 प्लस पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक 1 ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। प्रूफ बड़ा आसान था, कोई इसमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और सीधा ही था। हाँ, लेकिन हमें ये मालूम है कि यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए यूनियन बी बनेगा, ए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी बनेगा, इंडिपेंडेंट ये बनेगा। फिर हमें बार में लाना था तो दोनों को बार में बदला गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ए और बी का मतलब है कि एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालो। याद करो, जब हमने 10 कॉइन को टॉस किया था, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी मैंने कहा था, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, 9 हेड, 10 हेड, सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके निकालना था। लेकिन मैंने बता रखा था फिर यदि 0 से लेकर 10 तक का सम 1 बनता है, तो 1 से लेकर 10 तक का सम निकालना था। तो इसलिए जब एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 1 में से पी एक्स इक्वल 0 को लेस करते हैं, कि 0 का मतलब किसी के अंदर भी इवेंट नहीं हुआ, किसी के अंदर भी इवेंट हमारे पास, मान लो 10 इवेंट्स थे हमारे पास, ना पहले इवेंट के अंदर, पहले कॉइन के अंदर हेड आया, ना दूसरे कॉइन के अंदर हेड आया, कि किसी कॉइन के अंदर भी हेड नहीं आया। तो वही बात यहाँ पर, मान लो ए और बी 2 कॉइन है, तो पी ए बार पी बी बार का मतलब ना पहले में हेड आया ना दूसरे में हेड आया। तो इसलिए जब जब हम एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब 3 इवेंट है ए बी और सी है, और एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 आए या 2 आए 3 आए, निकालना मुश्किल है। तो 0 से लेकर 3 तक का सम 1 बनता है, 1 में से पी एक्स इक्वल 0 को लेस करेंगे, 0 का मतलब किसी के अंदर भी हैपनिंग नहीं हुआ, तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार ये बन जाएगा। याद रखना कि जब जब एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, 1 में से नोट हैपनिंग की प्रोडक्ट को लेस करेंगे, 1 में से तीनों की नोट हैपनिंग की, 2 की या तीनों की नोट हैपनिंग की प्रोडक्ट को लेस करेंगे। जैसे ए और बी और सी के केस में आता है पी ए यूनियन बी यूनियन सी का एटलीस्ट 1 है, तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार करेंगे, ये बना 1 माइनस पी एक्स इक्वल 0। एक्स इक्वल 0 मतलब कोई भी इवेंट नहीं घट रहा है, तो नोट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है पी ए बार पी बी बार पी सी बार। यदि पी ए पी बी पी सी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, तो पी ए बार पी बी बार पी सी बार नोट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो याद रखना, जब जब चाहे इवेंट 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 10 क्यों ना हो, जब जब ए और बी और सी ऐसे ये हमारे पास एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी कहलाती है, और एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, 1 में से नोट हैपनिंग की प्रोडक्ट को लेस करेंगे, इसे याद रखना। तो ये क्वेश्चन था हमारा।
आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम लगता है, देखते हैं क्या चीज़ है। दो क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम क्या कहती है, मैं कुछ एग्जांपल से ये बात बोलकर क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो एक कॉलेज है, 3 प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं। ए प्रिंसिपल अपॉइंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। बी प्रिंसिपल अपॉइंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सी प्रिंसिपल अपॉइंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यदि ए प्रिंसिपल बनता है और वो को एजुकेशन को लाता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यदि बी प्रिंसिपल बनता है, वो को एजुकेशन को लाता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यदि सी पर्सन प्रिंसिपल बनता है और को एजुकेशन को लाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और ये कहता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट को एजुकेशन विल बी इंट्रोड्यूस इन द कॉलेज। तो को एजुकेशन लाई गई, चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल से लाई हो, चाहे सेकंड से लाई हो, चाहे थर्ड से आई हो, तो को एजुकेशन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और यदि हमें ए प्रिंसिपल को एजुकेशन को लाता, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या बी प्रिंसिपल को एजुकेशन को लाता, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या सी प्रिंसिपल को एजुकेशन को लाता, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये बन जाते हैं बेस थ्योरम। जैसे मान लो एक गली में हमारे पास एक लड़का गुम हो जाता है, वो ए फैमिली का है या बी फैमिली का है या सी फैमिली का है। ए फैमिली का गुम हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। बी फैमिली गुम हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सी फैमिली का गुम हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यदि मैं एक बच्चे के गुम होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, वो तो बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यदि ए फैमिली का बच्चा गुम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, वो बनेगा बेस थ्योरम। या बी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जिसका बच्चा गुम है, तो ये बनेगा बेस थ्योरम। या सी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जिसका बच्चा गुम हुआ, तो यदि फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बेस थ्योरम बनेगा। और बच्चा गुम होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बनेगा। तो ऐसे हमारे पास मान लो 3 मशीन है, 3 मशीन काम कर रहे किसी फैक्ट्री में, उनकी प्रोबेबिलिटी ए बी सी की दे रखी है। और यदि पहली मशीन से डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनती है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। बी मशीन से डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनती है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सी मशीन से डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनते, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यदि में डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रही है जो फैक्ट्री में, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यदि ए मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना रही है, या बी मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो डिफेक्टिव बोल्ट बना रही है, या सी मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी जो डिफेक्टिव बोल्ट बना रही है, ये बनेगा बेस थ्योरम। एक कॉमन चीज बन रही है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहती है। किस मशीन से कॉमन चीज बनी है, चाहे डिफेक्टिव की बात हो, चाहे बच्चे गुम होने की बात हो, चाहे को एजुकेशन लाने की बात हो, किसी प्रिंसिपल से को एजुकेशन लाई गई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसी मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट बनी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस फैमिली का बच्चा गुम हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो बनेगी बेस थ्योरम। बच्चा गुम होना है, या डिफेक्टिव बोल्ट बननी है, या को एजुकेशन को लाना है, ये बनेगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब हम ये बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव के बगैर हमें ये नहीं पता लगेगा कि कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो देखिए प्रूफ क्या है इसका। ये कहता है कि if E1, E2, E3, E4, En are an mutually exclusive mutually exclusive and exhaustive events and PEI
सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रखी है। एंड ए इज एनी arbitrary event of the sample space तो probability of A, find the probability of A, find PA and find PEI given A। देखो कैसे, क्या कहता है कि जैसे मान लो हमारे पास 3 कॉइन को टॉस किया, तीनों हेड आए, 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 2 टेल 1 हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, तीनों टेल आए। ये हमारे पास मान लो ये E1 है, इवेंट है, 3 हेड्स, या यहां से ले लो, ये E1 एंड 0 हेड, ये E2 इवेंट 1 हेड, ये E3 या E4। तो जो सैंपल स्पेस बना है, तीनों हेड, 2 हेड 1 टेल, या 2 टेल 1 हेड, या तीनों टेल। तो आप देख रहे हैं ऐसे जो सैंपल स्पेस बना है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 आपके सामने है, देख लो सबको मिलाकर। और चारों के चार आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब कोई भी कॉमन नहीं है चारों में। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है कि चारों को मिलाकर पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस बनना चाहिए। E1 का मतलब कोई भी हेड नहीं, E2 का मतलब 1 हेड है, E3 का मतलब 2 हेड है, E3 4 का मतलब तीनों हेड है, 0 हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड ये बनेंगे। तो इसका मतलब कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, कहाँ पर भी 2 है, ये 2 टेल 1 हेड है, इसमें कहीं पर 2 टेल 1 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड 1 टेल है, उसमें 3 हेड है, इसमें 0 हेड है। तो चारों के चार इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एग्जॉस्टिव का मतलब चारों को मिलाकर जो कंप्लीट सैंपल स्पेस वो बनना चाहिए, तभी हमको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अब इसने कहा ए बी द आर्बिट्रेरी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, ये हमारा सैंपल स्पेस है। इसमें एक एक आर्बिट्रेरी इवेंट ए है, पता नहीं वो ये है, पता नहीं ये है, पता नहीं वो, पता नहीं वो E1 का है, पता नहीं वो E2 का है, पता नहीं वो E3 का है, पता नहीं वो E4 का है। जैसे बच्चा गुम हो गया, पता नहीं पहली फैमिली का है, पता नहीं दूसरी फैमिली का है, पता नहीं तीसरी फैमिली का, पता नहीं चौथी फैमिली का है। पुलिस आई मोहल्ले के अंदर, भाई बच्चा गुम हुआ एक हमारे पास है, वो कौन सी फैमिली का है पता नहीं है। बच्चा गुम होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। किस फैमिली का बच्चा गुम हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो बेस थ्योरम है। तो ये एक हमारे पास ए आर्बिट्रेरी इवेंट है सैंपल स्पेस का, पता नहीं वो ए हमारे पास इसका है, पता नहीं इसका है, पता नहीं इसका, पता नहीं इसका, किसी एक का तो मिलेगा जरूर, वो चार ही फैमिली है। तो क्या देखिए, एज प्रूफ हम कर रहे हैं, एज E1 E2 E3 EN are an mutually exclusive and exhaustive events, and S is the complete सैंपल स्पेस जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है, देन S बनेगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन EN, आपके सामने है, दिखाई देता है। लेट A इज एनी आर्बिट्रेरी इवेंट of the sample space S,
जैसे मान में कहता हूँ भी कोई हमारे पास ए या तो ये 2 हेड 1 टेल का है, या 2 टेल 1 हेड है, या तीनों टेल है, या तीनों हेड है, ऐसे कोई एक आर्बिट्री इवेंट है सैंपल स्पेस का, पता नहीं ये है, पता नहीं ये है, पता नहीं है, पता नहीं वो। यदि एक आर्बिट्री इवेंट एक हमारे पास, तो एक या तो E1 के अंदर होगा वो, या E2 के अंदर होगा वो, या E3 के अंदर, या E4 के अंदर। हम क्या करने जा रहे हैं देखिए, तो यदि मान लो ए की वैल्यू बनेगी ए इंटरसेक्शन एस, जैसे मान लो ए हमारे पास ये है, तो दिस मान लो लेट ए इज इक्वल टू एच एच टी है, तो क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन एस कॉमन दोनों में, ये तो बनेगा एच एच टी, ए बन गया। वही मैंने लिखा है कि ए हमारा आर्बिट्री इवेंट है एस का, पता नहीं वो E1 में है, पता नहीं वो E2 में, पता नहीं E3 में है, तो ये एक इसके लिए लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन एस की वैल्यू E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो यूनियन EN। अब डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लगेगा ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो यूनियन ए इंटरसेक्शन EN। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन ए इंटरसेक्शन EN। और फिर दोबारा कि जब हम यूनियन आता है तो यूनियन की आगे और यूनियन के पीछे वाली जितनी भी फैमिली हमें देखना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है। ए मान लो ये रहा, ए मान लो ये है, ये हमारा ये है, तो ए इंटरसेक्शन मान लो E4 क्या बन गया 0, ए इंटरसेक्शन E3 ये HHT है, ए इंटरसेक्शन E3 क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन E3 यही बनेगा, और इंटरसेक्शन E2 क्या बनेगा 0, इंटरसेक्शन E1 क्या बनेगा 0, तो सबके साथ 0 बना, इसके साथ ही आया, तो इसका मतलब कॉमन कोई भी नहीं है। यदि मान लो दिस इंटरसेक्शन दिस में लो 0, दिस ये की यही रहेगा, इसमें हमारे पास ये लूँ तो देख लो ए इंटरसेक्शन E4 0, इंटरसेक्शन E3 HHT आ गया, ए इंटरसेक्शन E2 0, इंटरसेक्शन E4 E1 0, तो चारों क्या बन गए आपस में, तो ये 1 2 3 4 क्या बन गए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो ये सारे क्या बन गए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो सीधा ऐड करेंगे, ये ऐड कर दिया, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, इंडिपेंडेंट देखना है। अब ये ए और E1 इंडिपेंडेंट तक नहीं है, ए तो डिपेंड कर रहा है, पता नहीं E1 के अंदर है, पता नहीं E2 के अंदर है, पता नहीं E3 के अंदर है, तो डिपेंडेंट इवेंट्स है। यदि डिपेंडेंट है पहले तो ई आया, पहले तो फैमिली आई, फिर वो बच्चा गुम हुआ, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। पहले फैमिली E2 में है तो पहले फैमिली आई, पर तो मशीन ने काम किया तभी डिफेक्टिव बोल्ट बनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 एंड सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ EN प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EN। तो इस तरीके से निकलती है ए की प्रोबेबिलिटी, जो आर्बिट्री इवेंट था जिसे बच्चे गुम होने की प्रोबेबिलिटी, या डिफेक्टिव बोल्ट बनने उसकी प्रोबेबिलिटी, या कोई एजुकेशन लाई जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी। और यदि हमें फर्स्ट फैमिली का बच्चा गुम होता है तो ये बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी फिर सारी आएगी, निकाल ली। फिर दोबारा क्योंकि हमारे पास ये इंटरसेक्शन है
हमारे पास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट देखना पड़ेगा। तो पहले फैमिली आई, फिर बच्चा गुम हुआ, ए गिवन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो पी ए का निकालना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहलाती है। किसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ए को रखता है, वो बेस थ्योरम कहलाती है। इसी तरीके से यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए की निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये बन गया हमारी बेस थ्योरम। तो इसलिए बच्चा गुम होना है, डिफेक्टिव बोल्ट बननी है या कोई एजुकेशन को लाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये बनेगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। किस प्रिंसिपल ने को एजुकेशन, कौन सा प्रिंसिपल को एजुकेशन उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या कौन सी मशीन ने डिफेक्टिव बोल्ट बनाया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस घर का बच्चा गुम हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो बनेगी बेस थ्योरम। तो ये बेस थ्योरम का फार्मूला है, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फार्मूला है। तो इस फार्मूला को याद रखना है ताकि जब आप एग्जाम्पल करते हैं तो ये सारी की सारी बातें हमको क्लियर हो। तो ये बेस थ्योरम ये रही और ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये कराना बहुत ज़रूरी था। जैसे अब हमारे सामने NCERT एग्जाम्पल आ रहे हैं, 13.1, 13.2 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। 13.3 एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल आपको 16 करा रहा हूँ, 15 एग्जाम्पल बाद में कराऊंगा। 16 एग्जाम्पल करा रहा हूँ NCERT का। 13.3 के एग्जाम्पल है, बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल। बैग 1 है 3 रेड बॉल्स 4 black balls. Bag 2 contain 5 red balls and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag. It is found to be red. Find the probability that it was drawn from the second bag. तो बैग रेड बॉल निकाल रहे हैं। रेड बॉल का निकालना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होगा। तो रेड बॉल किस बैग से निकलनी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो बेस थ्योरम होगी। क्या करेंगे, लेट E1 E2 पहले तो लिखो आर दी इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग और सेकंड बैग। पहले तो बैग सेलेक्ट करेंगे, तो रेड बॉल निकली। जब हमें पता नहीं बैग कौन से, तो रेड बॉल कैसे निकालेंगे, पहले बैग सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट 2 बैग में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करना है, 1/2 आएगी, दूसरी की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ऐसी 3 बैग में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करना है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 आएगी। ऐसे 4 बैग में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करना है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4 आएगी। अब क्या लिखते हैं, लेट E is the event of drawing the red ball. So probability of red ball from first bag लिखना पड़ेगा। probability of red ball from first bag। यदि गिवन इवन नहीं लिखेंगे तो कौन से बैग से है ये, तो फर्स्ट बैग से रेड बॉल का निकालना 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग। तो सेकेंड बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/11 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग दी रेड बॉल इज, या तो
रेड बॉल की प्रॉपर्टी निकालने, जो ए था या तो हमारे फर्स्ट बैग से या हमारे पास सेकंड बैग से, कि या तो फर्स्ट बैग से सेकंड बैग से, या वही सेम केस आ गया। तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, पहले बैग आया फिर हम रेड बॉल निकाली, पहले सेकंड बैग आया फिर हमने से रेड बॉल निकाली। ये ई है, तो बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसमें से रेड बॉल निकाली 3/7, सेकंड बैग सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, उसमें से रेड बॉल निकाली 5/11, तो ये तो बन गई हमारे पास 8/22, क्या बन गई 8/14, 8/14, ये हमारे पास 4/7 बन गई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। रेड बॉल का निकालना बन गई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसलिए का सेकंड बैग की प्रॉपर्टी निकालो, PE2 विच कंटेन द रेड बॉल। सेकंड बैग की प्रॉपर्टी निकालनी है विच की इट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। सेकंड बैग से रेड बॉल आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये बनेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया E2 इंटरसेक्शन E डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, और ये रहा हमारे पास E2 इंटरसेक्शन E की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E आएगा। तो हमारे पास ऊपर ये रहा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, क्या है ये 5/22 है। अच्छा ये गलत हो रहा नहीं है, ये गलत हो रहा है हमारा, ये 3/14 प्लस 5/22 है। इस कैल्शियम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/4 ये अलग है बिल्कुल, गलती हो गई थी, इस कैल्शियम लेने के बाद कर लेना। तो हमारे पास E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 है, और E गिवन E2 को 5/11 है, डिवाइड टोटल हमारे पास जो करेंगे 3/14 प्लस 5/22। कहने का मतलब है कि फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी निकालने जो रेड बॉल को रखता है दिस बाय टोटल, यदि सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो रेड बॉल रखता है तो दिस बाय टोटल। तो ये सिंपल सी बात है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है और बेस थ्योरम क्या है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है, इसको अपने ढंग से इस तरीके से अपने समझना है।